तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछले चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया जा चुका है। आज बुक में जो है क्वेश्चन आंसर उसका भी आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो 5वां चैप्टर है रूस की क्रांति के कारण एवं तत्कालीन विश्व पर उसका प्रभाव। ठीक है, तो देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ रिक्त स्थान यानी खाली स्थान था। क्रीमिया युद्ध में रूस की हार या जीत हुई, तो हार हुई थी। ठीक है, तो खाली स्थान में हार लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दास कैपिटल के लेखक खाली स्थान थे, कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल इधर नहीं हट रहा है तो इधर मैंने लिखा है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स, इधर कार्ल है इधर मार्क्स है, तो एक साथ लिखना होगा। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है लेनिन खलिस्तान दल का नेता था, बोल्शेविक दल का नेता था। ठीक है, चौथा है लेनिन का जन्म कहाँ हुआ था, कब में हुआ था? तो 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको याद कर लेना है सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो पश्चिम जर्मनी के ट्रियर शहर में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सही ना गलत। ठीक है ना, सही या गलत तो निशान लगाना है, गलत तो गलत, सही तो सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 संत साइमन स्वप्नदर्शी समाजवादी था। ये गलत होगा क्योंकि संत साइमन जो है काल्पनिक समाजवादी सुधारवादी नेता था। ठीक है, इसीलिए स्वप्नदर्शी समाजवादी कहने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा सुधारवादी था? काल्पनिक था, और यहाँ लिखा हुआ है स्वप्नदर्शी, इसलिए गलत। ठीक है ना। दूसरा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रूस में हुई। सही है, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रूस में हुई थी। 3 है रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय था। ये गलत है, उस समय रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है ना। चौथा है नारेडिक आंदोलन रूस में हुआ। सही है। 5वां है कॉमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने की। सही है, तो सही मार्क देंगे। तो जहाँ जहाँ सही सेंटेंस है सही, और जो सेंटेंस गलत है तो गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपयुक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है समाजवाद का जनक। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, दूसरा है 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया? पिछले वीडियो में शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में ये दिया जा चुका है, यहाँ पुस्तक में भी है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का प्रकाशन किया था। ठीक है, 3 नंबर है आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? वो है रूस देश में हुआ। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने की, तो लेनिन बताना होगा, लिखना होगा। अगला है ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने लागू की जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीति लागू की थी। ठीक है, अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है ना। वार्साई संधि में कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी? तो ये वार्साई संधि क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि हुई, तो उसी संधि का नाम है वार्साई संधि। हिस्ट्री में हम पढ़े हैं तो जानेंगे, हर युद्ध के बाद संधि समझौता होता था, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला, तो उसी के तुरंत बाद 1919 ईस्वी में वार्साई की संधि होती है। ठीक है, तो 1919 में जो वार्साई की संधि हुई उसमें
हारे हुए देशों को कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि हर युद्ध में, इतिहास गवाह है, युद्ध के बाद जो है जो भी संधि होती थी, जो हारे हुए ग्रुप होते थे, हारे हुए देश होते थे, उन्हीं को हर्जाना भुगतान करना पड़ता था। जो भी युद्ध में हानि हुए रहती थी उसका भरपाई करना पड़ता था हारे हुए देश को। तो वार्साई की संधि में जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है हार गया था त्रिराष्ट्र देश, जर्मनी वाला गुट, जर्मनी वाला ग्रुप देश, है ना। तो अभी वार्साई की संधि में जर्मनी से ही और हारे हुए देशों से ही कुछ शर्तों को रखा गया था। ठीक है, तो देखते हैं। वार्साई संधि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में हुई, जिसमें हारे हुए त्रिराष्ट्र देश जर्मनी को युद्ध का हर्जाना भुगतान करने को कहा गया था। मैंने बता दिया है, ठीक है ना। दूसरा, जर्मनी की सैनिक शक्ति कम करने की बात कही गई, जिससे कि जर्मनी फिर से कभी युद्ध ना करे, इसलिए उनकी सैनिक शक्ति को कम कर दी गई, सैनिकों की संख्या को कम कर दी गई। तीसरा है, जर्मनी के क्षेत्रों को जीते हुए मित्र राष्ट्र देशों में बांट दिया गया। ये हर संधि में, समझौता में ये शर्तों को मानना पड़ता था कि हारे हुए देश के क्षेत्रों को जीते हुए देश आपस में भाग बांट कर लेते थे। तो उसी तरह से जर्मनी के क्षेत्रों को, इलाका को जो है मित्र राष्ट्र देश और उनके साथ जो भी सहायक देश थे मित्र राष्ट्र, इंग्लैंड था उसका नेता, तो मित्र राष्ट्र देश का नेता इंग्लैंड देश था, तो वो जो है आपस में बांट लिए जर्मनी के क्षेत्र को। ठीक है, और अगला शर्त है, जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और राष्ट्रसंघ में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रसंघ क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, तो उसी राष्ट्रसंघ में शामिल होने के लिए जर्मनी को बाध्य किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दल की क्या क्या मांगे थी। देखते हैं समाजवादी दल की क्या क्या मांगे थी सरकार से। पहला है, उत्पादन में लगे सभी व्यक्तियों के हाथों में शक्ति आ जाए। मतलब जो भी कारखाना, जो भी कारखाना या फैक्ट्री होता था, तो उत्पादन में सभी लगे व्यक्तियों को जो है, जो भी काम करने वाले व्यक्तियों को जो है, उनके हाथों में कारखाना उत्पादन की शक्ति आने की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि जो पूंजीपति जो कारखाना फैक्ट्री चलाते थे उन्हीं का केवल हाथ हो, ऐसा नहीं। उत्पादन में सभी लगे व्यक्तियों का हाथ होना चाहिए, है ना, ये मांग रखा गया। दूसरा है, सभी उत्पादन संस्थाओं एवं उद्योगों का सामाजिकरण किया जाए। तीसरा है, विदेशी व्यापार पर राज्य का नियंत्रण हो, है ना, जितना भी विदेशी व्यापार होता था उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ये मांग रखा है समाजवादी दल। अगला है, जमींदारी एवं राजा महाराजा व्यवस्था को समाप्त की जाए, ये मांग रखा समाजवादी दल। जमींदारी प्रथा खत्म करना चाहिए, राजा महाराजा वाला व्यवस्था खत्म करना चाहिए, ये मांग रखा समाजवादी दल। अगला है, भूमि को किसानों में बांट दिया जाए, क्योंकि राजा महाराजा के शासन में जो है कृषक के, किसानों के ज़मीनों को राजा के अधिकार में चला जाता था, तो उसी को यहाँ कहा गया है कि भूमि को, ज़मीन को जो किसानों में बांट दिया जाए। ठीक है। अगला है, राज्य कार्य के अधिकारों को मान्यता दें। अगला है, आवश्यकता के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाए। जो भी काम करते हैं मजदूर, है ना, तो उसका मजदूरी वेतन दिया जाए, यही समाजवादी दल की मांगे थी। अगला है, हूवर मोराटोरियम क्या है। हूवर मोराटोरियम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। हाँ, मैं बताती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति हूबर ने, हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति हूबर था उस समय। कहाँ का राष्ट्रपति? अमेरिका का राष्ट्रपति हूबर ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जो प्रस्ताव दिया उसे हूबर मोराटोरियम कहते हैं। इसमें कहा गया था कि 1 जुलाई 1930 तक अंतर्राष्ट्रीय देनदारी की सभी किस्तों को स्थापित कर दिया जाए
और जर्मनी से भी हर्जाने की किस्त ना वसूली जाए। मतलब अभी भी है कहीं कहीं पर इस तरह का नीति। जैसे किसान जो है सरकार से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो उसमें उनका डिमांड रहता है कि फसल अगर अतिवृष्टि से, सूखा से अगर फसल नष्ट हो जाए या बर्फबारी से फसल नष्ट हो जाए तो उस समय का लोन को जो है सरकार माफ़ कर देगी। ठीक है ना। इस तरह से अभी भी किसानों का मांग रहता है सरकार से। तो उसी तरह का यहाँ पर हुबर मोराटोरियम में कहा गया है कि जितना भी हर्जाना किसी को देना था, लोन की तरह ही हर्जाना, तो उसको माफ़ कर दिया है जर्मनी का। जैसे कि वर्साई की संधि में थोपा गया था कि युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का जितना भी हर्जाना है वो जर्मनी को उसको वहन करना होगा। तो उसको माफ़ करने की बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति हुबर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाइमर संविधान क्या है। देखते हैं। साम्राज्यवादी जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में पराजय और सम्राट द्वारा पदत्याग के बाद, कहाँ का, जर्मनी का, ठीक है ना, जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हो जाता है और सम्राट जो है जर्मनी का सम्राट पद त्याग देता है। उसके बाद जर्मनी राज्य संचालन की व्यवस्था के लिए जर्मनी के वाइमर नामक जगह पर एक राष्ट्रीय सभा की बैठक की गई। अब जर्मनी जो है हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में। जर्मनी का राजा भी राजा के पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब जर्मनी का राज्य संचालन कैसा किया जाए, तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए वाइमर नामक जगह पर एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है। और इस सभा में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। लोकतांत्रिक मतलब अभी प्राय देशों में लोकतांत्रिक संविधान हुआ करता है, जैसे हमारे देश में भी। लोकतंत्र का मतलब मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, ऐसा देश में शासन जहाँ पर लोगों का, लोक मीन्स होता है जनता का, जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है, जनता के द्वारा शासन होता है, जनता का शासन। ठीक है। तो जर्मनी में भी लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और 14 अगस्त 1929 के दिन में लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। ठीक है। और इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद, पार्लियामेंट यानी राइक्सस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जनप्रतिनिधि, मंत्रिमंडल के लोग जो होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो अकेले देश को चला नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए जो भी मंत्रिमंडल होते हैं, तो उसी तरह जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। कहाँ पर, वाइमर नामक जगह में। और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क मीन्स जवान, अडल्ट नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मत अधिकार मीन्स वोट प्रदान किया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया। और इस तरह जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। लॉन्ग क्वेश्चन में नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको शॉर्ट फॉर्म में नेप कहते हैं। एन से न्यू, ई से इकोनॉमिक, पी से पॉलिसी, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं नई आर्थिक नीति। ये क्या है, ठीक है, देखते हैं बारी बारी से। लेनिन ने 1921 में एक नई आर्थिक नीति लागू की। इसके अनुसार सीमित रूप से किसानों और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। पहले तो राजा रजवाड़ों को केवल रखना पड़ता था, है ना। अब जो है नई आर्थिक नीति में जो किसानों और पूंजीपतियों को भी व्यक्तिगत, पर्सनल संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। यह नीति कारगर हुई, सही हुई, अर्थात सही हुई है। खेती की पैदावार बढ़ी तथा उद्योग धंधों में भी उत्पादन बढ़ा और इससे रूस समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा, उन्नति होने लगा रूस का। और नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी नई आर्थिक नीति की। ठीक है, देखते हैं। पहला, किसानों से अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी गई। किसानों से जबरदस्ती अनाज वसूला जाता था। जो भी पैदा किया गया अनाज होता था, फसल, उसको जबरन उगाही होता था राजतंत्र शासन में, तो वो बंद कर दी गई। और अनाज के बदले उन्हें निश्चित कर यानी टैक्स देने को कहा गया। ठीक है। दूसरा है
सैद्धांतिक रूप से जमीन पर राज्य का अधिकार मानते हुए भी व्यवहारिक रूप से किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया गया। ठीक है ना, किसान ही जमीन के असली स्वामी बना दिए गए। तीसरा है, जिन उद्योगों के कारीगरों की संख्या, काम करने वाले वर्कर्स की संख्या 20 से अधिक नहीं थी, वैसे उद्योगों को व्यक्तिगत स्वामित्व में चलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, 20 से ज़्यादा वर्कर नहीं है तो वैसे उद्योगों को पर्सनल वाला उद्योग धंधा बना दिया गया। ठीक है, अगला है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीमित और निश्चित शर्तों पर विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए जो है विदेश से पूंजी लगाया गया, उसका अनुमति मिल गया। अगला है, राज्य ने जीवन एवं व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए राजकीय बीमा एजेंसियां स्थापित की। बीमा एजेंसियां मतलब क्या है? हाँ, जीवन और व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के लिए राजकीय बीमा एजेंसियां स्थापित की। जैसे मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, LIC, प्रायः लोग जानते हैं LIC जीवन बीमा योजना है। ठीक है ना, अगर LIC करते हैं तो LIC करते वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि मिलती है। ठीक है ना, और जैसे बड़े बड़े दुकान जो होते हैं या गाड़ी रखते हैं, दामी दामी गाड़ी, बड़े बड़े दुकान खोलते हैं तो उनको भी बीमा किया जाता है। अगर कोई दुकान जल जाता है तो सरकार भी वहाँ से हेल्प देती है उस दुकानदार को। जैसे गाड़ी भी इंश्योरेंस कराते हैं गाड़ी का, तो अगर गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो है क्लेम करने पर गाड़ी को बना दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो ये बीमा एजेंसियां हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बीमा एजेंसियां स्थापित की गई जीवन और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए। समझ में आया ना ये? ठीक है, अगला है, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार किया गया। जैसे अभी हर जगह बैंक है। ठीक है ना, पब्लिक को जब तब आर्थिक हेल्प करती है, लोन दे करके या पैसा रखते हैं तो वहाँ पर सुरक्षित रहता है बैंक में, है ना। तो विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार किया गया। इस तरह लेनिन की आर्थिक नीति से रूस की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? सुधार हुआ। तो इस तरह से ये 5वां चैप्टर क्लास 9th का हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको सेकेंड सेमेस्टर के लिए ठीक से पढ़ लेंगे। ठीक है ना।